Good evening, friends. Today I will be dealing with all the case law relating to Article 13 of the Constitution of India. First of all, doctrine of eclipse, doctrine of severability, and doctrine of judicial review. First case law is here. केशव माधव मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1951। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पूर्व के सभी अधिनियमों में पूर्व संवैधानिक कानून मौजूद हैं जो संविधान के प्रारंभ से पहले हैं। मतलब जो भी कानून पहले से चले आ रहे हैं वो सभी कानून इस समय भी चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी। फिर सेकंड केस होता है हमारे पास भीखा जी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1955। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आच्छादन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। अदालत ने निर्णय दिया है कि इस सिद्धांत के तहत कानून मौलिक अधिकारों के द्वारा निष्प्रभावी हो गया है और निष्क्रिय रहता है। फिर थर्ड केस हमारे पास है सगीर अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1954 SC। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आच्छादन का सिद्धांत केवल पूर्व संवैधानिक कानूनों पर लागू होता है, न कि संवैधानिकेतर कानूनों पर। इससे रिलेटेड एक और मामला आता है दीपचंद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959 और महेंद्र लाल जैन वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1969। मामले में यह विचार न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। ठीक, फिर नेक्स्ट जो केस हमारा आता है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स AIR 1974। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपचंद्र वाद, महेंद्र लाल जैन वाद और सगीर अहमद वाद में व्यक्त अपने दृष्टिकोण को समाहित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संवैधानिकतर विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, मीन्स की लॉ डेरोगेट्स विथ फंडामेंटल राइट, इस उद्देश्य के लिए प्रारंभ से शून्य नहीं है। आच्छादन का सिद्धांत संविधानवेत्तर विधि पर लागू होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है RMDC वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1957। उच्चतम न्यायालय ने पृथकीकरणता के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की और अभिनिर्धारित किया कि अमान्य भाग हटाने के बाद जो भाग शेष है वह एक पूर्ण संविधान है, पूर्ण संहिता है, तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है रोमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि विधि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों को अधिकृत करती है जो संविधान में दी गई सीमाओं के भीतर और उनके बिना सभी तरह के प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है और इन दोनों में अलग करना संभव नहीं है तो संपूर्ण विधि को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब इसमें रोमेश थापर के केस में कहने का मतलब है कि अगर वो डेरोगेट्स कर रहा है फंडामेंटल है तो पूरे कानून को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है हमारे पास किहोतो होलोहन वर्सेस जचिल्लू AIR 1993। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 10वीं अनुसूची पैरा 7 के अलावा अन्य वैध और संवैधानिक हैं। 10वीं अनुसूची के शेष प्रावधान अपने आप में पूर्ण और व्यवहार्य है। फिर नेक्स्ट केस हमारे पास आता है केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला AIR 1973। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी कि संविधान में हर एक चीज़ चेंज किया जा सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच किया जा सकता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर उस समय जजेस ने बताया नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने कहा कि मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति केवल यह निर्णय करने तक सीमित नहीं है कि क्या विधायी निकायों के निश्चित विधायी शक्तियों की सीमाओं के भीतर अपेक्षित विधियां बनाई हैं या नहीं, परंतु यह आवश्यक है कि क्या विधि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार बनाई गई है एवं वे विधियां संविधान के अन्य उपबंधों का उल्लंघन करती हैं। यही केशवानंदा भारती के बारे में कहा गया था। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट केस आता है L चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान की आधारभूत संरचना है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इनके कहने का मतलब है कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने क्या कहते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।